वेलकम बैक। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 25 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है समुद्री सूक्ष्म शैवाल। हाल ही में इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया विश्वविद्यालय यानी यूईए के वैज्ञानिकों ने खोज की है कि यूकेरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन, जिसे सूक्ष्म शैवाल भी कहा जाता है, ने ग्लोबल वार्मिंग और बदलती समुद्री पारिस्थितिकी से निपटने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, तो इसका नाम नोट कर ले, यूकेरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म शैवाल। इसने अपने को पर्यावरण के अनुकूल कर लिया है। ठीक है, समुद्री सूक्ष्म शैवाल क्या होता है? तो सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव हैं जो विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों जैसे जल, चट्टान, मृदा में पाए जाते हैं। वे स्थलीय पौधे की तुलना में उच्च प्रकाश संश्लेषण दक्षता प्रस्तुत करते हैं और विश्व में ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंश के लिए जिम्मेदार हैं। यानी यहाँ पे पौधों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समुद्री सूक्ष्म शैवाल। समुद्री सूक्ष्म शैवाल समुद्री खाद्य श्रृंखला और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे देख ले कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि जैसे कि जलवायु परिवर्तन निरंतर जारी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों का जल गर्म होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सतही जल और पोषक तत्वों में भरपूर जल के बीच मिश्रण कम हो रहा है, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता हो रही है। यानी ये धीरे धीरे जीवों की जो भोजन की आवश्यकता है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, अतः सतह पर पोषक तत्व दुर्लभ होते जा रहे हैं, जिससे शीर्ष परत में मौजूद सूक्ष्म शैवाल प्राथमिक उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्र का जल स्तर है, समुद्र का जो गर्म जल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, जिससे जो सतही जीवों की जो भोजन की आवश्यकता है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, लौह तत्व सहित पोषक तत्वों की यह कमी सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादकों को प्रभावित करती है, जिससे वे कम भोजन बनाते हैं और वातावरण से ग्रहित की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शैवाल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो डायटम, नोट कर लें इसको, डायनोफ्लैगलेट और क्लोरेला, ये 3 सूक्ष्म शैवाल हैं। इसको नोट कर लें, कभी पेपर में पूछ सकता है, इनके नाम देकर ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, वो चीज़ें नोट करने वाली है। जैसे सूक्ष्म शैवाल को भोजन बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश तथा प्रचुर मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन समुद्र की सतह के 35% भाग पर उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक आयरन की कमी है। यानी जो उनके भोजन बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें कमी हो रही है, जिसकी वजह से वे वैसा नहीं कर पा रहे हैं। उनके भोजन में भी कमी आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है पोस्ट अधिनियम। ये क्या है देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, ठीक है, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी पोक्सो अधिनियम के तहत जिलाधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, ताकि कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो महिला यौन उत्पीड़न और निवारण अधिनियम 2013, राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की आवश्यकता क्यों है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुभव किया है कि महिलाओं को उनकी पहुंच से परे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक कानून के तहत सुरक्षा मिले। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुभव किया है कि महिलाओं को उनकी पहुंच से परे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत सूक्ष्म सुरक्षा मिलती है। न्यायालय ने पाया है कि कई राज्यों ने इन सभी वर्षों में पोक्सो अधिनियम के तहत जिला अधिकारियों को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई, यानी उनके नियुक्ति करने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उन्हें सभी राज्यों को पोक्सो अधिनियम के तहत तुरंत जिलाधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। पोक्सो अधिनियम के तहत जिला अधिकारी की भूमिका की बात करें तो पोक्सो अधिनियम राज्यों को प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देता है, जो अधिनियम के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पोक्सो अधिनियम महिलाओं से रिलेटेड है।
जिला अधिकारी 10 से कम श्रमिकों वाले छोटे प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं या ऐसे मामलों में जहां हमलावर स्वयं नियोक्ता से शिकायत प्राप्त करने के लिए स्थानीय शिकायत समितियों का गठन करेगा। एक जिलाधिकारी की जिम्मेदारियों में ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में अधिनियमों के तहत मॉडल अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है। ठीक है, अब नोडल व्यक्तियों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपने प्रमुख सचिवों के माध्यम से विभाग के सभी के भीतर एक नोडल व्यक्ति की पहचान करने पर विचार करना चाहिए, जो पोस्ट अधिनियम के तहत समन्वय, निगरानी और सहायता करेगा। यह व्यक्ति इस अधिनियम और इसके कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने में भी सक्षम होगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा। इसके तहत प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार को 8 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश के अनुमोदन की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। कितने? 8 सप्ताह है, नोट कर लें इसको। इस अधिनियम का परिचय देख लेते हैं। तो पोस्ट अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित करने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। कब से आया? 2013 में। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, जिसमें वांछित कृत्यों जैसे शारीरिक संपर्क, यौन प्रगति, यौन संबंधों की मांग अथवा अनुरोध, यौन टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना या यौन संबंध से के किसी भी अन्य कृत्य के अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरणों को शामिल किया गया। यहाँ पे देखना है, शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण सभी को इसमें सम्मिलित किया है। डिफाइन में ये है, इसको नोट कर लें। अगर पृष्ठभूमि देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में विशाखा दिशा निर्देश दिए थे। इस दिशा निर्देश ने कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का आधार बना। कौन सा मामला बना था? तो विशाखा का मामला। ठीक है, 1997 का राजस्थान। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव के खिलाफ सहित संविधान के कई प्रावधानों से अपनी शक्ति प्राप्त की। साथ ही प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या मानदंडों जैसे सामान्य सिफारिशों से भी प्रेरणा ली। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, जिसे भारत ने वर्ष 1993 में अनुमोदित किया था, उससे भी उनको प्रेरणा मिली थी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। कुछ प्रावधान है इसमें। तो रोकथाम एवं निषेध। यह अधिनियम नियोक्ताओं पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा प्रतिबंधित करने का कानूनी दायित्व रखता है। ठीक है, आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने तथा उनका समाधान करने के लिए नियोक्ता 10 अथवा अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन करेगा, यानी आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए। यानी कोई भी अगर कार्यस्थल पर जहाँ पे 10 मेंबर्स काम करते हैं तो वहाँ पे ये कमेटी होनी चाहिए, अगर वुमेन्स हैं तो। शिकायत समितियों के पास साक्ष्य एकत्रित करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। तो ये नोट कर लें, इनको पास सिविल न्यायालय शक्तियाँ प्राप्त हैं। नियोक्ताओं के कर्तव्य क्या हैं? तो नियोक्ताओं को जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, एक सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करना चाहिए, साथ ही कार्यस्थल पर पोस्ट अधिनियम के बारे में भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन पर जुर्माना क्या लगता है? तो यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना एवं व्यापार लाइसेंस रद्द भी करना शामिल होता है। जिस व्यापार से रिलेटेड कोई काम हो रहा है वहाँ पे उसको रद्द भी करवाया जा सकता है। अन्य कुछ पहले देखिए क्या की गई है महिलाओं से रिलेटेड। तो वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला, तस्करी की रोकथाम तथा तस्करी एवं वाणिज्य यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। ठीक है, उज्ज्वला। उसके बाद स्वधार गृह, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना, और उसके बाद है नारी शक्ति पुरस्कार। तो ये कुछ योजनाएं हैं महिलाओं से सुरक्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जा रहा है। ठीक है, 24 अक्टूबर को नोट कर लें। यह दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के वर्षगांठ का प्रतीक है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ के रूप में घोषित किया था। ठीक है,
इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कार्यक्रम की थीम क्या है? द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। इसको नोट कर ले, द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस वर्ष यानी 2023 में संयुक्त राष्ट्र की 78 वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य शामिल हैं, यानी राष्ट्र शामिल हैं। तो ये दोनों नोट कर ले, कौन सी वर्षगांठ और कितने सदस्य। इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। इसके कार्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भली भांति कार्यान्वित करना शामिल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।